देश के लिए जिसने वैभव विलास को ठुकराया था, देश के लिए जिसने वैभव विलास को ठुकराया था, त्याग विदेशी धागे जिसने खुद ही खादी बनाया था, पहन काठ के चप्पल जिसने सत्याग्रह का राह सुनाया था, देश का था वह अनमोल रतन जो महात्मा कहलाया था, जो महात्मा कहलाया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महेश गढ़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज लेलिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हमारी यह लेक्चर सीरीज चल रही है। इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में, इस ऑनलाइन वेबिनार में गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज लेलिया के द्वारा मैं आप सबका इस ऑनलाइन मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आजादी के उन परवानों के बारे में इस लेक्चर सीरीज में बात कर रहे हैं। आजादी के उन मतवालों के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसे आज हमारी नई जनरेशन, नई पीढ़ी भूलती जा रही है। हमारी नई जनरेशन हमारे इतिहास को ना भूले, इसीलिए हमने ये लेक्चर सीरीज की शुरुआत की है। तो आज एक ऐसे सत्याग्रही के बारे में हम बात करेंगे। आज हम ऐसे देश के एक रतन के बारे में बात करेंगे जिसे हम महात्मा कहते हैं। आज का हमारा इस वेबिनार का टाइटल है गांधी जी अ डायनेमिक लीडर। महात्मा गांधी जी का नेतृत्व इतना डायनेमिक था कि उसने आजादी की लड़ाई में सारे देश को एकजुट किया। एक चमत्कारिक नेतृत्व गांधी जी का था। तो उसके बारे में आज हम इस वेबिनार में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे कॉलेज के आचार्य श्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब को यहां पर नम्र निवेदन करूंगा कि वो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और आप सभी अभिभावकों का, सभी जो ये देख रहे हैं, विद्यार्थियों का, अध्यापकों का, सभी का हमारी कॉलेज के वती स्वागत करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे कॉलेज के आचार्य श्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ सर। नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रेणी में आप अभिभावकों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आर्ट्स और कॉमर्स कॉलेज लीलिया। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रेणी में कई विषयों पर लाभान्वित हो रहे हैं और देश के आज़ादी के कई महान नेताओं का जीवन कवन परिचय का लाभ उठा रहे हैं। आज का हमारा यह श्रेणी का व्याख्याता है डॉक्टर गुरुनानी। डॉक्टर गुरुनानी एक बहुत अंग्रेजी के बहुत अच्छे नामांकित प्रोफेसर हैं और हमें भी खुशी है कि आप एक ऐसा विषय लेके आ रहे हैं कि गांधी जी डायनेमिक पर्सनालिटी। तो मैं इस समय पर गुरुनानी साहब का स्वागत करता हूं और सभी श्रोताओं का भी स्वागत करता हूं कि वो ये श्रेणी को हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं और सुन रहे हैं। तो कॉलेज परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसकी सोच ने कर दिया था कमाल, जिसकी सोच ने कर दिया था कमाल, जिसने बदल दिया था हमारे देश का हाल, जिसने पढ़ाया था सत्य और अहिंसा का पाठ, जिसने पढ़ाया था सत्य और अहिंसा का पाठ, वो थे हमारे बापू महान, वो थे हमारे बापू महान। तो आज का हमारा ये वेबिनार कि हम शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि आज के हमारे इस वेबिनार के मुख्य वक्ता है पीवी
गुरनानी साहब, जो कि गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज भैसाण में अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक हैं, जो आज हम इस वेबिनार में हमें गांधी जी के डायनेमिक नेतृत्व के बारे में डिटेल में बात करेंगे। महात्मा गांधी जी 1915 में जब भारत आए तब से लेकर वो शहीद हुए तब तक का सारा उसका जीवन का जो भी सत्य है, जीवन के बारे में जो भी घटनाएं हैं, उनके बारे में आज हम इस वेबिनार में जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं स्वागत करना चाहता हूं, आमंत्रित करना चाहता हूं आज के हमारे वक्ता श्री पीवी गुरनानी साहब। दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये साबरमती के संत महात्मा गांधी जी, जिन्होंने भारत की आजादी में बहुत ही बड़ा योगदान दिया, और इनका एक ही सबसे बड़ा शस्त्र रहा, वो था नॉन वायलेंस, अहिंसा। भारत में अंग्रेजों की हुकूमत को खत्म करने के लिए बहुत सारी गांधी जी ने मुहिम चलाई, पर उनका मुहिम चलाने का जो एक पैटर्न था, जो एक तरीका था, वो था अहिंसा। वैसे महात्मा गांधी जी अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ थे। वो जब साउथ अफ्रीका में थे तब भी उन्होंने अंग्रेजों के ये भेदभाव की नीति के खिलाफ मुहिम चलाई थी। वो जब भारत आए तब उन्होंने देखा कि भारत को उन्होंने अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा है, और भारत के लोग अपनी इच्छा के अनुसार रह नहीं पा रहे, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्होंने अंग्रेजों ने उनको अपने कंट्रोल में रखा, और भारत के लोगों का दमन हो रहा है। गांधी जी अपने तरीके से भारत को आजाद कराने की अलग अलग मुहिम चलाते रहे, जिनमें सबसे पहली मुहिम जिसने गांधी जी को एक अच्छे नेता और एक प्रभावी नेता के स्वरूप में स्थापित किया, वो थी चंपारण का सत्याग्रह। हकीकत कुछ ऐसी है कि बिहार का एक जिला है चंपारण, जहां के किसानों को अंग्रेजों ने फोर्सफुली नील, जिसको हम इंडिगो कहते हैं, इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर किया। उसके कारण वहां के किसान जो दूसरे फूड क्रॉप्स थे, जो दूसरे अनाज थे, वो नहीं बो पाते थे, और ये बहुत सालों से चल रहा था। राम राजकुमार शुक्ल, जो वहां के एग्रीकल्चरलिस्ट थे, उन्होंने गांधी जी को 1915 में रिक्वेस्ट की थी कि चंपारण में किसानों के ऊपर इस तरह का अत्याचार हो रहा है और उनके लिए गांधी जी कुछ करें। गांधी जी आजादी की अलग अलग मुहिम, अलग अलग मूवमेंट्स में अपना काम कर रहे थे। वो बिहार के चंपारण में उस समय नहीं जा पाए। 1917 में वो बिहार के चंपारण में वहां की परिस्थिति, किसानों का हाल देखने के लिए वहां पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे, बिहार के जो मैजिस्ट्रेट थे, जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, उन्होंने उनको नोटिस दी और चंपारण के अंदर न आने के लिए कहा, और कहा कि वो अगली ट्रेन लेके वहां से वापस चले जाए। बट गांधी जी तो गांधी जी थे, उन्होंने उनका कहा नहीं माना, क्योंकि वो किसान के हित के लिए, किसान के अत्याचार को खत्म करने के लिए वहां पहुंचे थे, और वो वहीं पे रुके। गांधी जी को नोटिस मिली थी, फिर भी उन्होंने कोर्ट के इस हुक्म का अनादर किया और वहीं पे रुके। और जब गांधी जी कोर्ट में गए और उनके खिलाफ जब मूवमेंट शुरू हुई, कोर्ट में उसके खिलाफ जब केस शुरू हो रहा था, तब कोर्ट के बाहर एक बड़ा क्राउड, एक बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे, और वो स्लोगन बोल रहे थे, सूत्रोच्चार कर रहे थे। और ब्रिटिशर्स ने ये देखा, तब उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही बड़ी भूल है, हम गांधी जी को इस तरह उनके ऊपर केस नहीं चला सकते। तब गांधी जी ने कहा कि मैं आपको इन लोगों को शांत करने में हेल्प कर सकता हूं, आप मुझे समय दो, मैं आप मेरे साथ रहो तो मैं इन लोगों को शांत कर सकता हूं। गांधी जी बाहर आए, उन्हें लोगों को कहा कि आप मुझ में विश्वास रखिए और शांत रहिए, मैं अंग्रेजों को समझा के इनका जो ये नील को फोर्सफुली बोने का जो काम हो रहा है, उनको मैं कंट्रोल करूंगा और उनके रीजंस को
देखूंगा। और जो जो बाहर लोग खड़े थे वो शांत हो गए। ब्रिटिशर्स ने ये देखा और उनको पता चला कि महात्मा गांधी एक ऐसे लीडर हैं जो लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावित कर सकते हैं और लोगों के बहुत ही चाहिए नेता बने। चंपारण एक ऐसा सत्याग्रह रहा जिसमें महात्मा गांधी एक बेहतरीन नेता के रूप में उभर के आए। महात्मा गांधी वहीं पे रहे, वहां के किसानों को मिले, उनके घरों में गए, उनकी परिस्थितियां देखी और वहां पे एजुकेशन स्कूल्स ओपन किए। वहां पे जो भी छोटी छोटी मुश्किलियां थी, जिनमें क्लीनलीनेस भी है, एजुकेशन है, ओके, कास्ट की प्रॉब्लम थी, वो सब दूर की और लोगों को ज्ञान दिया कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ओके, ऐसा कहा जाता है कि वो अंदाजित 8,000 किसानों को मिले। ओके, और वहां पे फार्मिंग इंप्रूव करने के बारे में भी उन लोगों को सिखाया, हॉस्पिटल्स बनाई। सो उस तरह से वो चंपारण में बहुत लंबे समय तक रहे, वहां के किसानों से बातचीत की और अंत में उन्होंने ब्रिटिशर्स को भी मना लिया और चंपारण एग्रीरियन बिल पास हुआ, जिसके कारण जो नील फोर्सफुली बोई जानी थी उसमें बहुत ही ज्यादा कंट्रोल आया और चंपारण सत्याग्रह एक ऐसा सत्याग्रह रहा जिसके कारण गांधी जी लाइमलाइट में आ चुके थे। उसके बाद 1918 उसके एग्जैक्ट दूसरे ही साल किसानों की एक और परिस्थिति का निर्माण हुआ जो था गुजरात के खेड़ा जिले में। कारण ये था कि गुजरात के खेड़ा जिले में क्रॉप्स है, जो अनाज है, वो अच्छी तरह से नहीं उगा था, या आप कह सकते हो कि वो साल था वो फेल हो चुका था, वहां अनाज नहीं उगा था। पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपना टैक्स, लैंड रेवेन्यू जो है, वो लगान जिसको हम कहते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहती थी। वो फुल रेवेन्यू जो लगान है वो लेना चाहती थी। महात्मा गांधी जी को जब इस बात का पता चला, वो जैसे चंपारण के किसानों की मदद के लिए वहां पहुंचे, उसी तरह वो खेड़ा में भी किसानों की मदद के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने किसानों के साथ चर्चा की और उन्होंने उनको बताया कि आपको अभी लगान नहीं देना है और हम अंग्रेजों के सामने लड़ेंगे। मैंने जैसे पहले ही बताया कि गांधी जी नॉन वायलेंस, अहिंसा से लोगों को इकट्ठा करके उसको समझा के अंग्रेजों के सामने एक मेन पावर जो है, जो पावर ऑफ यूनिटी है, वो प्रूव कर सकते थे और उन्होंने यहाँ पे भी वही किया। जब ये हुआ तब उसके कारण अंग्रेजों को, जब लंबे समय तक किसानों ने टैक्स या लगान नहीं दिया और इन लोगों ने सत्याग्रह किया, तब अंग्रेजों को समझ में आया कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ये कि हम इन किसानों से पूरा या कंप्लीट लगान ले पाएंगे। तब वो महात्मा गांधी जी और इन सब किसानों के सामने झुके और इन्होंने लगान में कटौती की। ओके, यही सत्याग्रह जो है, खेड़ा सत्याग्रह, यही सत्याग्रह है जिसके कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से बहुत ही प्रभावित हुए और वो गांधी जी के एक अच्छे फॉलोअर्स में से रहे। बाकी हमें पता है महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल साथ साथ आगे की जो आजादी की मुहिम थी उसमें आगे रहे। खेड़ा सत्याग्रह के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट चली जो 1919 में शुरू हुई, जिसका कारण था जलियांवाला बाग का हत्याकांड। हम सबको पता है अमृतसर के जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड 1919 में हुआ, जिसमें जनरल डायर थे, उन्होंने ऑलमोस्ट 400 से ज्यादा इनोसेंट लोगों को मार दिया। ये एक सिचुएशन ऐसी थी जिनमें महात्मा गांधी को और पूरे भारत को हिला दिया और गांधी जी ने अंग्रेजों को और अंग्रेजों की जो हुकूमत है उसको खत्म करने के लिए एक मूवमेंट शुरू की, एक मुहिम शुरू की, जो असहकार आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से
शुरू हुई। गांधी जी पूर्ण स्वराज चाहते थे। भारत में अंग्रेजों को भारत में नहीं रहना है, उनको निकालना है, ये चाहते थे। और उनके लिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हमें अंग्रेजों को किसी भी तरह साथ नहीं देना है, अहिंसक तरीके से उनके सामने खड़ा रहना है। तो ये कैसे हो सकता था? गांधी जी ने लोगों को समझाया कि हम ब्रिटिश स्कूल्स, कॉलेजेस या कोर्ट्स हैं उनमें नहीं जाएंगे, उनको टैक्स पे नहीं करेंगे, जो फॉरेन की, जो विदेशी चीजें हैं उनको हम नहीं परचेज करेंगे, स्पेशली उनकी जो क्लोथ्स है, कपड़े थे, उनको हम यूज नहीं करेंगे। और इस तरह से हम नॉन कोऑपरेटिव वे से, असहकार से उन लोगों को यहां से निकाल सकते हैं। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट और रादर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑफिशियल फिगर्स कहते हैं कि अंदाजित 400 के आसपास स्ट्राइक्स हुई भारत में 1921 तक, दैट इज 2 सालों में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में 400 से ज्यादा स्ट्राइक्स हुई और 6 लाख जितने वर्कर्स हैं उनको प्रिजन में डाला गया, उनको कैद किया गया, उन्होंने काम नहीं किया, ये सब चीजें हुई। तो 2 सालों में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे भारत में बहुत ही प्रभावित तरीके से हुई और अंग्रेजों को ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत ही भारी पड़ी। आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो वहां के लोगों ने फॉरेस्ट लॉज, जो फॉरेस्ट के, जंगल के जो कायदे बनाए थे अंग्रेजों ने, उनको तोड़ा, उनको फॉलो करना बंद किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण। अवध के जो फार्मर्स थे, किसान थे, उन्होंने टैक्स पे करना बंद कर दिया। उसी तरह से कई और जो लेबरर्स थे, जो मजदूर थे, उन लोगों ने अंग्रेजों का जो सामान है उन्हें उठाने का मना कर दिया। तो इस तरह से अलग अलग तरीकों से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे भारत में चली। नाउ ये जो मूवमेंट है वो बहुत ही सक्सेसफुल रही। इस मूवमेंट में, इस मुहिम में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, एक वाक्य ऐसा हुआ जिसके कारण महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया या वापस खींच लिया, ऐसा कह सकते हो। ये जो हुआ वो था चौरी चौरा में 1922 के फरवरी मंथ में लोगों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया। उत्तर प्रदेश का जो जो चौरी चौरा जगह है, वहां के पुलिस स्टेशन को घेर लिया और वहां जो अंग्रेज पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने गोलीबारी की और उनके जवाब में भारतीय लोगों ने और भारत के जो किसान थे, जो लोग थे जिनके ऊपर शोषण हो रहा था, उन लोगों ने पूरी पुलिस स्टेशन को जला डाला और उसमें बहुत सारे ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर थे, वो जल के मर गए। गांधी जी को ये जो इवेंट था वो उनको पसंद नहीं आया और उनकी निंदा की। मैंने पहले ही बताया था, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा को मध्य में रख के ही वो आजादी की जो फाइट थे उसे लड़ना चाहते थे। और इस इंसिडेंट के कारण उन्होंने जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो बंद कर दी या वापस खींच ली। उसके बाद एक और मूवमेंट जो हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिस मूवमेंट को दांडी मार्च भी कहा जाता है। सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि भारत के लोगों को नमक, जो भारत की सबसे, और या आप कह सकते हो कि सामान्य लोगों की सबसे जरूरी चीज थी, अंग्रेजों ने उसको बनाने के लिए अपने कुछ रूल्स बनाए और नमक जो है वो बहुत ही महंगा हो चुका था। नमक के ऊपर अंग्रेजों की खुद की मोनोपोली हुई। गांधी जी ने देखा कि ये एक ऐसा वाकया है, एक ऐसी चीज है जहां से हम भारत की जो आजादी की लड़ाई है उसको आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अंग्रेजों के सामने ये जो नमक का जो उन्होंने कायदा बनाया है उसको हम तोड़ेंगे। और इसके लिए अहमदाबाद से जो साबरमती आश्रम है वहां से उन्होंने मार्च शुरू की, दैट इज उन्होंने
एक साथ 78 लोगों को लिया जो वहां के आश्रमित थे, और वहां से वो गांव गांव घूम के दांडी तक जाने वाले थे और इस मूवमेंट को चलाने वाले थे। ऐसा कहा जाता है कि जो 78 लोग थे उसमें 31 लोग गुजरात से थे, 13 लोग महाराष्ट्र से थे, बाकी के जो लोग थे वो पंजाब, केरला, सिंध, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अलग अलग राज्यों से थे। इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी ये चाहते थे कि ये जो मूवमेंट है उसमें हर एक राज्य का भागीदार हो, हर एक राज्य की एक अपनी भागीदारी हो और बहुत लोग वहां में जुड़े। एक और चीज इसमें हुई कि हर एक धर्म के लोग भी जुड़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग जुड़े इस मूवमेंट में। और इस मूवमेंट से विमेन, स्त्रियों को गांधी जी ने बाहर रखा और इस मूवमेंट में उन्होंने स्त्रियों को साथ ले जाने के लिए मना किया, क्योंकि वो चाहते थे ये शुरुआत जो है इसमें पहले पुरुष ही जुड़े। ये सुबह को 6:30 बजे वो अहमदाबाद से निकले और रास्ते पे जैसे जैसे जाते गए वैसे वैसे रास्ते में उन्हें बहुत लोग मिलते गए जो उसे ग्रीट करते, उसका अभिवादन करते, फ्लावर्स, फूलों से स्वागत करते। और गांधी जी जगह जगह पे रुक के अंग्रेजों के खिलाफ हमें किस तरह से आजादी मिलेगी, हमें क्या करना है, हमें अहिंसा का पालन कैसे करना है, ये सब चीज कहते रहे। और उनकी ये जो स्पीच, उनकी उनकी जो ये बातें थी वो भारत के लोगों में बहुत अच्छी तरह से बैठ गई। और ये मूवमेंट जो दांडी मार्च है वो बहुत ही सक्सेसफुल हुई। गांधी जी ऑलमोस्ट 31 मार्च को दांडी तक पहुंच, दांडी के नजदीक थे और वो 5 अप्रैल तक दांडी, 5 अप्रैल की रात वो दांडी पहुंच गए। तब तक दैट इज फरवरी से शुरू करके मार्च तक ये जो पूरा चला, ये दांडी मार्च चला, उसमें 80,000 लोगों को जेल में कैद किया गया। ओके, फिर भी ये मूवमेंट चलती रही। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं। वहां के जो वहां का जो दरिया है, वहां जो नेचुरली कुदरती रूप से जो नमक बना हुआ है उसको अपनी मुट्ठी में लेते हैं और जो जो नमक का कायदा है उसको वहां पे भंग करते हैं। और ये जो उनका जो नमक लेके उसको कायदे को भंग करने का जो जो तरीका था वो बहुत ही सिंबॉलिक था। ओके, और ये मूवमेंट बहुत ही सक्सेसफुल रही और अंग्रेजों को यहाँ पे झुकना पड़ा। इस गांधी जी की जो ये नमक के कायदे के भंग की दांडी मार्च है, ओके, दांडी कूच भी हम इसको कहते हैं, इसके साथ साथ एक और मूवमेंट चली जिसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है। गांधी जी ने 1930 में न्यूज़पेपर में यंग इंडिया, दैट इज यंग जनरेशन, युवा लोगों को समझाया कि हमें अंग्रेजों को भारत में से निकालना है और उसके लिए हमें क्या करना है। हमारी जो डिमांड्स हमने अंग्रेजों के सामने रखी है, गांधी जी ने बहुत सारी डिमांड्स रखी थी जिसमें से किसानों के टैक्स कम करना, फिर जो फॉरेन की क्लोथ्स है, फॉरेन की जो प्रोडक्ट्स है उनको यूज नहीं करना, नमक के कायदे का भंग करना, भारत को आजादी देना, ये सब बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे, जो इश्यूज थे, उनमें उनको आजादी मिले ऐसी डिमांड्स रखी थी। और उनको अंग्रेज वो सभी डिमांड अंग्रेज माने तब तक ये मूवमेंट चलाने का काम गांधी जी को करना था। ये कैसे हो सकता था? अब गांधी जी ने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू की उसमें वो सक्सेसफुल हो सकते थे तभी जब सभी का सबसे सहकार मिल जाए। भारत देश जो अंग्रेज चला रहे थे उसमें भारत के ही लोग उनके साथ थे, दैट इज जो बड़ी कई पोस्ट थी वहां पे भारत के ही लोग काम कर रहे थे। गांधी जी ने डिसाइड किया था कि हम अब जो भी
अंग्रेजों की मूवमेंट्स होगी, उनकी जो भी कार्य पद्धति होगी, हम उसमें सहकार नहीं देंगे। 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो गांधी जी उसमें लीडर के तरीके से थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे। उस कॉन्फ्रेंस में भारत के दूसरे राजा गए, मुस्लिम लीग भी गई, हिंदू महासभा भी गई, बहुत सारी संस्थाएं गई। पर ब्रिटिशर्स को रियलाइज हो गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की भागीदारी के बिना फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो कभी रियलाइज नहीं हो सकती, क्योंकि भारत के ऊपर जो वर्चस्व था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, और भारत के लोग जिनको मानते थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। और उन्होंने ये रियलाइजेशन होने के बाद सभी कायदे तो नहीं माने, बट थोड़े बहुत कायदों को छूट छाट किया और बहुत थोड़ी बहुत चीजें उन्होंने कन्फेस की और एक्सेप्ट की। उसको मानते हुए 1931 में कराची में अ, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें गांधी जी गए और उन्होंने अ, जो इरविन नाम के जो वहां के वायसरॉय थे उससे चर्चा की। पर मैंने जैसे बताया कि गांधी जी तो एक ही चीज चाहते थे, पूर्ण स्वराज। जो वहां के जो वायसरॉय इरविन थे वो पूर्ण स्वराज देने के किसी भी मूड में नहीं थे। गांधी जी वो कॉन्फ्रेंस में तो गए, पर वो जब वापस आए तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब एक ही चीज है, हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए और हमें इनके लिए कोई बड़ी मूवमेंट चलानी पड़ेगी। ये चीज आगे जाके भारत की लास्ट मूवमेंट कह सकते हो, बहुत बड़ी मूवमेंट कह सकते हो, वो थी क्विट इंडिया, दैट इज भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश रूल को खत्म करने के लिए क्विट इंडिया नामक मुहिम शुरू की, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मुंबई में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ, जहां पे महात्मा गांधी ने अपनी स्पीच से लोगों को समझाया कि हमें किस तरह से अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है, करो या मरो, दैट इज डू और डाई का स्लोगन गांधी जी ने दिया और कहा कि हमारे पास एक ही रास्ता है। हमें गांधी जी के मुताबिक हमें आजादी तभी मिल सकती है जब हम बलिदान दे के भारत को आजाद कर पाए। ये जो सभा हुई वो बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। वहां पे अरुणा आसिफ अली ने, जो ग्रैंड ओल्ड लेडी भारत की मानी जाती है, उसने ट्राई कलर दैट इज तिरंगा लहराया, और गांधी जी की इस मूवमेंट, इस मुहिम को इतना अच्छा प्रतिसाद मिला कि अंग्रेजों को इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये ऐसा समय था जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था और भारत के लोगों को दूसरे विश्व युद्ध के अंदर एज ए सोल्जर, सैनिकों की तरफ भेजा जा रहा था, और उसमें भारत के इंडियन नेशनल कांग्रेस की परमिशन नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि भारत ब्रिटिशों ब्रिटिशर्स और अंग्रेजों की तरफ से लड़े, क्योंकि भारत आजाद देश नहीं है और ब्रिटिशर्स के लिए भारत के लोग लड़े वो पॉसिबल नहीं था, या आप कह सकते हो वो वाजबी नहीं था। तो गांधी जी ने इसके लिए इसकी बहुत ही कड़ी निंदा की। ब्रिटिशर्स के पास कोई रास्ता नहीं था। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने भारत में स्ट्रेटफोर्ड ट्रिप्स को भेजा गांधी जी को समझाने के लिए कि वो भारत के लोगों को दिस वर्ल्ड वॉर की जो लड़ाई है, ओके, जो विश्व युद्ध हो रहा है उसमें भारत के लोगों को भेजे। और जो क्रिप्स हैं वो कहते थे हम भारत को आजाद तो नहीं करेंगे, बट हम भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि राज अंग्रेजों का ही रहेगा, पर भारत में कई सारे ऐसे कायदे होंगे जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस
का भी पार्टिसिपेशन होगा और उनकी बातें मानी जाएगी। पर गांधी जी एक चीज मन में ठान चुके थे कि अब हमें जो चाहिए वो पूर्ण स्वराज ही है, हमें आधा अधूरा स्वराज नहीं चाहिए। तो उन्होंने ये जो स्टैफर्ड क्रिप्स आए थे उनकी बात को उन्होंने नहीं माना और ये जो क्रिप्स मूवमेंट, क्रिप्स मिशन जो कहा जाता है वो फेल हुआ। और उसके बाद हमें पता है कि भारत को 1942 के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों को ये लगा कि अब भारत को अ, अपने अंडर कंट्रोल करके रखना बहुत ही डिफिकल्ट है और अंग्रेज अपनी इंग्लैंड की परिस्थितियों को देखते हुए भी भारत को अपने तरीके से जैसे पहले चला रहे थे वैसे चलाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था और हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी भारत की आजादी मिलने में बहुत ही बड़े अ, नेता रहे जिन्होंने भारत की आजादी को आगे ले जाने में, भारत की आजादी की मुहिम को सफल बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया। आज भी हम महात्मा गांधी जी को या पूरा देश महात्मा गांधी जी को एक आदर्श नेता के तरीके से पहचानता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो लोगों को समझा सकते थे अहिंसा के मार्ग से किसी भी तरह की लड़ाई न करते हुए भी आजादी मिल सकती है, प्रश्नों का निराकरण हो सकता है, वो गांधी जी मानते थे और उन्होंने ये अपनी जीवन से साबित भी कर दिया। तो आज अमृत महोत्सव के इस अवसर पे हम गांधी जी को नमन करते हैं और गांधी जी का जो अहिंसा, सत्य और अहिंसा का पाठ उन्होंने सिखाया है, हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे और आगे जब जब मुश्किलें आएंगी तब यही अहिंसा हमारा हथियार बना रहे, ऐसा हम काम करते रहेंगे। आप सबका धन्यवाद।